Hello student, this is Mehak and today we will determine coefficient of viscosity of water by studying its flow through a capillary tube. तो आज हम जो एपरेटस यूज़ करेंगे उस एपरेटस में हम लिक्विड के रेट ऑफ फ्लो को देख के उसकी विस्कोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो विस्कोसिटी क्या चीज़ है पहले ये समझते हैं। तो विस्कोसिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिक्विड जो है जब फ्लो करता है तो वो अपनी पार्टिकल्स को कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करता है। दैट रेसिस्टेंस इज नोन एज विस्कोसिटी। और कितना रेसिस्टेंस वो ऑफर कर रहा है उसकी मेजरमेंट को हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, यानी कि कितने अमाउंट का रेसिस्टेंस लिक्विड ने अपने फ्लो में दिया उस चीज़ को मेज़र करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से। और इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम ईटा से डिनोट करते हैं। आज जो विस्कोसिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं वाटर की वो पॉइजलेस इक्वेशंस के थ्रू फाइंड आउट कर रहे हैं। पॉइजलेस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो है रेट ऑफ फ्लो, दैट इज रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू पाई रो r रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8 इंटू ईटा एल, सॉरी रो नहीं p। v इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ दैट लिक्विड जो हम विस्कोसिटी जिसकी हमें फाइंड आउट करनी है। p इज द प्रेशर, r इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी जिसके थ्रू हम उसका फ्लो करवाना चाह रहे हैं। ईटा coefficient of viscosity and L is the length of that capillary tube। तो यहाँ से अगर आप ईटा फाइंड आउट करें तो ईटा की जो वैल्यू है वो है पाई p r रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8 v इंटू एल। यहाँ पे अगर हम प्रेशर की वैल्यू पुट करें तो पाई इंटू एच रो जी की फॉर्म में होगा प्रेशर, r रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8 v एल। तो h जो है वो मैनोमीटर की ट्यूब में हाइट जो है लिक्विड की वो है, रो उस लिक्विड की डेंसिटी है जिसकी आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड आउट करना है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, r जो है कैपिलरी की रेडियस है, v जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ दैट लिक्विड है और l जो है वो लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन के थ्रू हम ईटा फाइंड आउट करेंगे और यहाँ हम वाटर की विस्कोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप विस्कोसिटी को समझना चाहें कि किस तरीके का रेसिस्टेंस ऑफर हो रहा है, तो अगर आप फ्री सरफेस के ऊपर एक जगह वाटर डाल दीजिए, एक जगह हनी को डाल दीजिए, जो रेट ऑफ फ्लो है वो वाटर का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हनी, क्योंकि हनी जो है वो ज़्यादा विस्कस है। इसका मतलब हनी की हर एक लेयर पे ज़्यादा रेसिस्टेंस ऑफर हो रहा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो एपरेटस यूज होता है उसे पॉइजलेस एपरेटस बोले या फिर विस्कोसिटी एपरेटस बोले, दोनों ही बात सेम है। और वो एपरेटस दिखने में कुछ ऐसा होता है। तो इस एपरेटस के अंदर एक कैपिलरी ट्यूब लगी हुई होती है जिसके अंदर से हमें वाटर को या फिर उस लिक्विड को फ्लो कराना होता है जिसकी विस्कोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए यूनिफॉर्म थिकनेस की, यानी जिसका अपर्चर यूनिफॉर्म हो कैपिलरी का, तो वो आप कैपिलरी यहाँ यूज़ करेंगे और ये कैपिलरी के थ्रू वो लिक्विड एंटर करेगा और यहाँ से लीव करेगा। और इसी में एक कांस्टेंट लेवल टैंक होता है, ये कांस्टेंट लेवल टैंक है। कांस्टेंट लेवल टैंक का मतलब कि इस टैंक के अंदर जब लिक्विड का फ्लो होगा उसका लेवल हमेशा कांस्टेंट होगा। और वो कांस्टेंट किस तरीके से रखा जाता है, आप देख सकते हैं कि 3 इसमें आपको ट्यूब दिखाई दे रही हैं। 3 ट्यूब्स में से एक जो ट्यूब है वो इनलेट ट्यूब है, यानी यहाँ से हमने डायरेक्ट वाटर टैप के साथ इसे कनेक्टेड किया हुआ है, यानी यहाँ से वाटर डायरेक्ट इस टैंक के अंदर एंटर कर रहा है इस वाले ट्यूब से। उसके बाद एक ट्यूब है ये वाली, ये आउटलेट है, ये जो आउटगोइंग ट्यूब है यहाँ से पानी निकलकर कैपिलरी से फ्लो कर रहा है। और जो थर्ड ट्यूब है, थर्ड ट्यूब जो है वो फ्री एंड वाली ट्यूब है, यानी इस टैंक में वाटर लेवल को कांस्टेंट रखने के लिए एक्सेस जो वाटर है वो सारे का सारा इस वाली ट्यूब से बाहर निकल रहा है, यानी ये एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए ये हमने ट्यूब यहाँ पर लगाई हुई है। तो इस तरीके से कांस्टेंट लेवल टैंक में
3 ट्यूब्स लगी हुई हैं। एक का काम है वाटर को टैंक के अंदर एंटर करवाना, दूसरी का है वो वाटर टैंक से वाटर को बाहर की तरफ कैपिलरी की तरफ भेज रहा है, और थर्ड का मतलब थर्ड इनलेट है जो वो थर्ड इनलेट से एक्सेस वाटर रिमूव हो रहा है। तो ये कांस्टेंट वाटर टैंक के बाद यहाँ पर एक मैनोमीटर ट्यूब लगी हुई है, और इस मैनोमीटर ट्यूब में यहाँ से जो लिक्विड है वो एंटर कर रहा है। एंटर करने के बाद यानी जिस प्रेशर से यहाँ एंटर हुआ उसी प्रेशर को मेज़र करेगा ये वाले मैनोमीटर की जो ट्यूब है ये वाली, और उसी तरीके से यहाँ से जब कैपिलरी ट्यूब से वाटर फ्लो होके इस साइड गया, जिस प्रेशर के साथ वो इस साइड जा रहा है यानी बाहर निकल रहा है, उस प्रेशर को मेज़र करेगा मैनोमीटर का ये वाला लिंब। और आप यहाँ पर देखेंगे कि दोनों ही लिंब जो है वो ओपन लिंब है। तो जब तक आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लिक्विड नहीं है, जब तक आपने यहाँ पर वाटर फ्लो नहीं करवाया तो मैनोमीटर में कोई भी लिक्विड नहीं है। ये लिक्विड कब आएगा? जब आप यहाँ से वाटर टैप को ऑन करेंगे और वहीं से ही जो लिक्विड है वो मैनोमीटर में राइज करेगा। और उसी तरीके से कैपिलरी के इस एंड पे जहाँ से पानी निकल रहा है हमें रेट ऑफ फ्लो देखना है। रेट ऑफ फ्लो यानी कि वॉल्यूम कलेक्टेड पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में हम कितने वॉल्यूम को कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ दैट लिक्विड। तो इस एंड पे हमने एक कैपिलरी ट्यूब लगाई हुई है, और इस कैपिलरी ट्यूब से हम इस तरीके से एपरेटस को सेट करेंगे कि ड्रॉप वाइज पानी यहाँ से निकले और इस सिलेंडर में हम कलेक्ट करें। ये मेजरिंग सिलेंडर है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितना लिक्विड आप कलेक्ट कर रहे हैं, कि कितने लिक्विड की वॉल्यूम आप कलेक्ट कर रहे हैं। और मान लीजिए मैं 30 ml के लिए लिख लूँ कि मुझे 30 ml पानी को कलेक्ट करना है, तो 30 ml पानी को कलेक्ट करने के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ दैट लिक्विड। यानी अब मैं यहाँ पर पानी को कलेक्ट करूँगी, लेट अस से कि 30 ml के लिए कलेक्ट करना है, और उस 30 ml के लिए मुझे साथ के साथ स्टॉप वॉच को भी ऑन करना है। तो इस तरीके से 30 ml के लिए हम टाइम नोट करेंगे। और हमने कहा कि रेट ऑफ फ्लो को चेक करके हम फाइंड आउट कर रहे हैं विस्कोसिटी। तो रेट ऑफ फ्लो यानी कि प्रेशर को चेंज कर दीजिए, या फिर रेट ऑफ फ्लो का मतलब तो यही हुआ कि प्रेशर को चेंज कर रहे हैं हम, कि एक साइड से बहुत तेजी से पानी निकल रहा है और एक बार बहुत आराम से पानी निकल रहा है। तो रेट ऑफ फ्लो को चेंज करना है, यानी एंटरिंग लेवल पे और एग्जिट लेवल पे जो डिफरेंस है हमें वो चेंज करना है। अगर वो आपको चेंज करना है, रेट ऑफ फ्लो अगर आपको चेंज करना है, तो आप इस वाटर टैंक की हाइट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिससे पानी कम या ज़्यादा प्रेशर के साथ यहाँ अंदर एंटर करेगा, और उस तरीके से आप रेट ऑफ फ्लो को चेंज कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 2 ऑब्जर्वेशन टेबल होती हैं हमारे पास। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन टेबल जो है इस कैपिलरी का, जिसमें से हम वाटर को फ्लो करा रहे हैं, उसकी रेडियस, उसका साइज हमें फाइंड आउट करना है। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट टेबल है रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए, और ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की वीडियो हमने डाली हुई है, और वहाँ उसमें हमने बताया हुआ है कि कैपिलरी का डायमीटर किस तरीके से मेज़र करना है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कैपिलरी का डायमीटर हम फाइंड आउट कर चुके हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करके, और ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में हमने एक बार पॉइंट P के ऊपर उसे फोकस किया, फिर रीडिंग ली, फिर पॉइंट Q के ऊपर उसे फोकस किया, फिर रीडिंग ली, और फिर वर्टिकल डायरेक्शन में हमने एक बार R के ऊपर फोकस किया, रीडिंग ले ली, और फिर S के ऊपर फोकस ले लिया और उसकी रीडिंग ले ली। और इन दोनों रीडिंग्स को हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में सब्ट्रैक्ट किया, और वहाँ से डायमीटर फाइंड आउट हो गया। तो 2 ऑब्जर्वेशन हमने की है डायमीटर के लिए। तो फर्स्ट डायमीटर जो निकल रहा है वो है 0.1625, और सेकेंड जो है वो 0.163, और फिर मेन डायमीटर इन दोनों का मीन लेके हमने फाइंड आउट कर लिया है, और वो है 0.16275 सेंटीमीटर। और फिर हम इस डायमीटर से कैपिलरी की रेडियस फाइंड आउट करेंगे। डायमीटर को 2 से डिवाइड किया और रेडियस फाइंड आउट हो गई 0.081375 सेंटीमीटर। दूसरी ऑब्जर्वेशन टेबल जो है वो रेट ऑफ फ्लो से रिलेटेड है। रेट ऑफ फ्लो से रिलेटेड है तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमने इस तरीके से सीरियल नंबर पे 1 2 3 नंबरिंग दी हुई है। 1 2 3 नंबरिंग का मतलब कि एक वाटर टैंक को हमने पहले एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर रखा, फिर उसके लिए ऑब्जर्वेशन की सारी,
उसके बाद फिर हमने वाटर टैंक का जो लेवल है वो डिफरेंट कर दिया, यानी उसकी हाइट हम ऊपर या नीचे कर रहे हैं। तो वाटर टैंक का जो लेवल है उसे ऊपर नीचे किया, तो यानी रेट ऑफ फ्लो में चेंज हुआ। तो दूसरी बार फिर रेट ऑफ फ्लो में चेंज करके फिर हमने ऑब्जर्वेशन ली। फिर थर्ड टाइम फिर हमने उस वाटर टैंक को फिर थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, और उस शिफ्ट के साथ हमने फिर से एक ऑब्जर्वेशन की। यानी एक पर्टिकुलर हाइट के लिए हमें 2 बार रीडिंग्स लेनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो एक पर्टिकुलर हाइट पे वाटर टैंक को फिक्स किया, फिर 2 बार ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद थर्ड टाइम फिर से वाटर टैंक की पोजीशन को चेंज किया, और फिर उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए 2 बार फिर से रीडिंग ली। तो रीडिंग किस तरीके से लेनी है, हमने सबसे पहले वाटर टैंक को एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद हमने इस अपरेटस को इस तरीके से सेट किया कि आउटलेट पे कैपिलरी जो लगी हुई है उससे वाटर ड्रॉप वाइज बाहर निकले। तो ड्रॉप वाइज वाटर अगर बाहर निकल रहा है यानी कि अपरेटस बिल्कुल सेट हो चुका है। और अपरेटस सेट होने के बाद फिर हम जो मैनोमीटर की लिम्स हैं उन दोनों लिम्स की रीडिंग देखेंगे। एक में जो होगा वो मान लीजिए कि फर्स्ट वाले को हमने ए नाम दे दिया, सेकंड वाले को बी नाम दे दिया। तो पहले हमने एक ही मैनोमीटर में ए लिम की रीडिंग को मेज़र किया, फिर बी रीडिंग को मेज़र किया। उस तरीके से इन दोनों लिम्स की हाइट में कितना डिफरेंस है वो मेज़र कर लिया। उसके बाद साथ ही साथ हम मेज़र कर रहे हैं वॉल्यूम को, कि मान लीजिए मैं 30 ml के लिए देख रही हूँ कि मुझे 30 ml वॉल्यूम को कलेक्ट करना है। तो 30 ml वॉल्यूम अगर मैं कलेक्ट कर रही हूँ, कितने टाइम में वो कलेक्ट हो रही है वो नोट करना है। उसके बाद वॉल्यूम कलेक्टेड पर सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम कलेक्टेड पर सेकेंड यानी कि V'/T फाइंड आउट करना है। वहाँ से उसके बाद फिर हम इस V को डिवाइड कर देंगे H से। इस तरीके से हमने फर्स्ट वाली हाइट के लिए कर लिया। उसी तरीके से फिर सेकेंड हाइट पे जाएंगे, फिर थर्ड हाइट पे जाएंगे। तो एपरेटस को सेट करना है सबसे पहले। तो मान लीजिए अभी वाटर टैंक को मैंने इस हाइट के ऊपर फिक्स कर लिया, यानी पहले मैं इस हाइट के लिए ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ। तो इस हाइट के लिए अब मुझे इस वाटर टैंक में पानी को इस तरीके से फ्लो कराना है कि यहाँ पर पानी का जो लेवल है वो कांस्टेंट रहे। तो मैं यहाँ से टैप को ऑन करती हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि वाटर टैंक का जो लेवल है वो ओवरफ्लो ना हो, वो हमेशा कांस्टेंट लेवल ही रहे। कि अगर आप वाटर टैप को बहुत ज़्यादा ओपन कर देते हैं तो यहाँ से वाटर टैंक में पानी ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें कांस्टेंट लेवल मेंटेन करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पानी अभी भी कॉन्टिन्यूसली एंटर कर रहा है वाटर टैंक में, लेकिन फिर भी लेवल जो है वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा। आप यहाँ पर देखो कि जो यहाँ से एक्सेस वाटर निकालने वाली पाइप है उसमें से पानी निकल रहा है, यानी एक्सेस वाटर अभी साथ के साथ निकल रहा है, और यहाँ पर वाटर का लेवल जो है वो मेंटेन रह रहा है। और मेंटेन रहने के बाद फिर यहाँ पर देखिए कि जब तक मैंने यहाँ से पानी को ऑन नहीं किया था, मैनोमीटर में आपको कुछ भी लिक्विड नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ रीडिंग्स नहीं दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैंने वाटर टैप को ऑन किया, मैनोमीटर के दोनों लिम में मुझे एक अपर लिम दिख रहा है, एक अपर लेवल दिख रहा है, एक लोअर लेवल दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर का डिफरेंस जनरेट हो गया। तो उसी तरीके से अभी इस कैपिलरी में पानी अभी भी यहाँ से एंटर किया और यहाँ से वो बाहर निकला, और वो बाहर निकल रहा है इस कैपिलरी ट्यूब के थ्रू। तो अब हमें इस कैपिलरी ट्यूब को इस तरीके से सेट करना है, वाटर लेवल को इस तरीके से सेट करना है कि कैपिलरी से पानी का जो फ्लो है वो ड्रॉप वाइज फ्लो आना चाहिए। तो हमने एक पर्टिकुलर हाइट के लिए, वाटर टैंक के एक पर्टिकुलर हाइट के लिए कैपिलरी को इस तरीके से सेट कर दिया कि इसमें से जो पानी है वो ड्रॉप वाइज निकले, और उसके नीचे हमने ये सिलेंडर रख दिया है जो मेजरिंग सिलेंडर है। तो अब हमें इस मेजरिंग सिलेंडर में एक वॉल्यूम फिक्स करने की, अगर मान लीजिए मैं अभी 30 ml के लिए देख रही हूँ कि 30 ml को पानी कलेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा। तो जैसे ही अब मैंने इसको खाली किया और पानी जो है ड्रॉप वाइज आ रहा है, यानी एपरेटस तो सेट है।
इस तरीके से मैंने स्टॉप वॉच को तभी ऑन कर दिया। अब मैं 30 ml के लिए देखूंगी कि कितना टाइम लेगा वो 30 ml को भरने में। तो इसी बीच मुझे मैनोमीटर की रीडिंग्स, दोनों लिम्स की रीडिंग्स भी नोट डाउन करनी है। तो मैनोमीटर की रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी वाटर फ्लो को एक कॉन्स्टेंट हाइट पे रखा हुआ है, और यानी प्रेशर जो है मैनोमीटर में वो सेम रहेगा। तो मैनोमीटर की रीडिंग्स में इन बिटवीन कोई भी चेंज नहीं होगा। तो मैं मैनोमीटर की रीडिंग ले रही हूँ। अब मैनोमीटर की जो अपर लेवल की रीडिंग है वो है 33.4। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 33.4 पे वो कोइंसाइड कर रहा है। उसी तरीके से लोअर लेवल की अगर आप रीडिंग देखेंगे, लोअर लेवल की रीडिंग के लिए यहाँ पर 29.1 रीडिंग है। आप मेजर करेंगे अपर लेवल और लोअर लेवल की रीडिंग, तो अपर लेवल और लोअर लेवल की जो रीडिंग है वो है 33.4 एंड 29.1। 30 ml पानी हमने कलेक्ट कर लिया है और मैंने स्टॉप वॉच को साथ के साथ रोक लिया। तो स्टॉप वॉच में अब टाइम जितना होगा मुझे वो नोट करना है। तो अब मैं दोबारा से, अब मुझे सेम हाइट के लिए सेम रीडिंग लेनी है, तो मैं दोबारा से 30 ml या फिर 40 ml, वो आपकी मर्जी है कि या तो आप वॉल्यूम को सेम रखिए या फिर चेंज करते रहिए। अब मैं जो काम कर रही हूँ 40 ml के लिए कर रही हूँ। तो 40 ml के लिए अब मैं टाइम देखूंगी। अब वॉल्यूम 40 ml के लिए हम टाइम नोट करेंगे कि 40 ml कितने टाइम में कलेक्ट हो रही है। और मैनोमीटर की रीडिंग तो सेम ही रहेगी क्योंकि मैंने वाटर टैंक के लेवल में कुछ चेंज नहीं किया था। तो सेकंड टेबल में फर्स्ट लेवल के लिए, फर्स्ट हाइट के लिए, जब हमने वाटर टैंक की हाइट को एक फिक्स हाइट पर रखा, तो उस हाइट के लिए जो मैनोमीटर में हमें लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब की जो रीडिंग दिखाई दे रही थी वो 33.4 और 29.1 थी। और उसके बाद हमने जो वॉल्यूम कलेक्ट किया है वो 30 ml और 40 ml किया है, और 30 ml के लिए जो टाइम है वो 120.6 सेकेंड है, और 40 ml के लिए जो टाइम है वो 134.4 सेकेंड्स है। उसके बाद फिर हमने सारी ऑब्जर्वेशन टेबल को कंप्लीट कर लिया फर्स्ट हाइट के लिए, और वहाँ से हमने h/v की वैल्यू फाइंड आउट की, तो वो आई 15.6643 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम वाटर के टैंक की हाइट को चेंज करेंगे, और हाइट को चेंज करने के बाद हम फिर से 30 और 40 ml के लिए टाइम को नोट करेंगे। तो वाटर टैंक की हमने हाइट को चेंज कर दिया है, यानी रेट ऑफ फ्लो चेंज हो चुका है। अब रेट ऑफ फ्लो चेंज करने के बाद फिर से अब कैपिलरी में आपको इस तरीके से देखना है कि ड्रॉप वाइज पानी गिरता रहे। तो ड्रॉप वाइज पानी गिर रहा है और मैनोमीटर की रीडिंग्स में चेंज हो गया, यानी कि प्रेशर में चेंज हुआ है। अब प्रेशर के चेंज को आप नोट करेंगे और दोबारा से वही काम करेंगे कि 30 ml के लिए आपको टाइम नोट करना है कि कितना टाइम लग रहा है 30 ml पानी कलेक्ट करने में। अब सेकेंड टाइम हमने जब वाटर टैंक की हाइट को चेंज किया, हाइट को चेंज करने के बाद जब हमने ऑब्जर्वेशन की, तो ऑब्जर्वेशन करके हमें जो रीडिंग्स मिली वो ये है। वन लिम्ब की 30 सेंटीमीटर हाइट थी और सेकेंड लिम्ब की जो हाइट थी वो 26.9 थी। और फिर हमने 30 और 40 ml के लिए टाइम को नोट किया। जब 30 ml हमने पानी की वॉल्यूम को कलेक्ट किया तो 141 सेकेंड में वो कलेक्ट हुआ, और उसी तरीके से 40 ml पानी कलेक्ट करने में हमें 258 सेकेंड्स टाइम लगा। तो उसके बाद फिर ये ऑब्जर्वेशन टेबल हमने कंप्लीट करी और यहाँ से सेकेंड हाइट के लिए h/v की वैल्यू फाइंड आउट की, और h/v की वैल्यू यहाँ आ रही है 15.01211 सेकेंड्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद वाटर टैंक की हमें हाइट फिर से चेंज करनी है और उस हाइट के लिए हम फिर से ऑब्जर्वेशन पूरी करेंगे। वाटर टैंक की 3 बार हमने हाइट चेंज करके तीनों ऑब्जर्वेशन कंप्लीट कर लिए, और तीनों ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करके हमने h/v की 3 डिफरेंट वैल्यूज भी फाइंड आउट कर ली है। और h/v की 3 डिफरेंट वैल्यूज अब हमारे पास आ गई, तो हमें एक सिंगल h/v की वैल्यू चाहिए, तो इन तीनों का मीन लेंगे और उसके बाद फिर फॉर्मूला में हम इसे पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमने h/v की मीन वैल्यू फाइंड आउट की, और वो मीन वैल्यू फाइंड आउट करके जो वैल्यू आ रही है h/v की वो है 15.3120 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ईटा का जो फॉर्मूला था वो है पाई रो जी r⁴ h डिवाइड बाई 8VL, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, और जो कैपिलरी हम यूज़ कर रहे थे इस एपरेटस में उसकी लेंथ 34.5 सेंटीमीटर्स थी।
तो उसके बाद इस फॉर्मूला को अगर मैं रीअरेंज करूं तो फॉर्मूला बनता है पाई रो जी आर रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8L एंड मल्टीप्लाई बाय h बाय v। अब h बाय v भी हमने फाइंड आउट कर लिया और r भी हमने फाइंड आउट कर लिया और l की वैल्यू हमें पता है और g हमें पता है और रो भी हमें पता है, क्योंकि हमने विस्कोसिटी जिस लिक्विड की फाइंड आउट की वो लिक्विड वाटर था। तो उस वाटर की डेंसिटी हमें पता है कि क्या होती है। तो इन सब चीज़ों की वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट करूं तो वहां से ईटा की जो वैल्यू आती है वो है 0.00747259 पॉइंट्स। तो इस तरीके से वाटर जो हमने लिया और उस वाटर का हमने टेम्परेचर नोट किया तो वो 22 डिग्री सेल्सियस था। तो 22 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर की जो विस्कोसिटी आ रही है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट आ रहा है वो है 0.00747259 पॉइंट्स। और अगर ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो मैंने फाइंड आउट की, तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, थ्योरेटिकल रिजल्ट भी है विस्कोसिटी के। तो उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे विस्कोसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर दिए हुए हैं और यहाँ पर विस्कोसिटी की रेंज दी हुई है। मैंने वाटर लिया था वो 22 डिग्री सेल्सियस पे लिया था, तो यानी 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में टेम्परेचर है। तो यहाँ पर 20 से 30 के बीच में विस्कोसिटी की जो वैल्यू है वो है 0.01 या फिर 0.08, यानी 0.008 से लेकर 0.01 पॉइंट्स तक की रेंज है मेरे पास। और जो मेरी यहाँ से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है ईटा की तो वो है 0.00747। तो इसका मतलब ये जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज के बीच में ही आ रही है। तो इसका मतलब इस एपरेटस से जो हमने विस्कोसिटी फाइंड आउट की वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो आ रहा है उस एपरेटस से वो थ्योरेटिकल रिजल्ट से अप्रिशिएबली मैच कर जाता है। हम किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द रेट ऑफ फ्लो। सो दिस इज ऑल अबाउट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एनी लिक्विड। इफ यू like this video, like and share this video and subscribe our channel. Thank you.